अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम करेंगे सिंस एग्ज़ाम्स आर नियर, तो इसलिए मैंने सोचा है कि हम पास्ट पेपर्स ईयरली पास्ट पेपर्स करते हैं, ताकि क्योंकि आजकल बच्चे ईयरली पास्ट पेपर्स कर रहे होंगे तो आप लोगों के लिए हेल्प हो जाएगी। और क्योंकि टॉपिकल आई होप कि आप लोगों ने ऑलरेडी कर लिया होगा, तो इसलिए अब मैं ईयरली पास्ट पेपर्स पे ज़्यादा फोकस करूँगा। पूरा पेपर आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट। ये मैंने भी अभी तक ये वाला पेपर मैंने नहीं देखा है, ठीक है। और तो मैं भी आप फर्स्ट टाइम ही करने लगा, और एक मैं कोशिश करूँगा कि मैं वन गो में करूँ, जिस तरह एग्ज़ाम में बच्चा करता है। साथ साथ मैं समझाता भी जाऊँगा, और ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि हमारे पास एंड में टाइम कितना बच जाता है अगर मैं इस स्पीड से काम करूँ, ठीक है। तो इसलिए 2 आवर्स का पेपर है। अगर मुझे किसी ने इंटरप्ट नहीं किया, मुझे वीडियो पॉज ना करनी पड़ी, तो मैं इंशाल्लाह वन गो में करूँगा, और जिस तरह एक बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है उसी तरह अटेम्प्ट करूँगा। और जहाँ से जितना ज़्यादा समझाने के हुआ तो मैं उतना ज़्यादा समझाऊँगा। चलो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो मैथ्स सिलेबस डी पेपर 1 है 402411, यानी वेरिएंट 1। ये 2022 मई जून का पेपर है, ठीक है। चलें जी, चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, ठीक है। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ द फिफ्थ इन द नंबर 253624। नाउ एक्चुअली वो वैल्यू पूछने का मतलब ये है कि वो आपसे ये पूछ रहा है कि वो किस प्लेस वैल्यू पे है। तो अगर वो 5 हम डिजिट निकाल लें उसमें से, तो हमें उसके साथ कितने ज़ीरोज़ लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो नंबर है पहला, ये यूनिट होता है, ये टेंस होता है, ये वाला हंड्रेड्स होता है, ये थाउजेंड्स होता है, और ये वाला 10,000 होता है। 10,000, ठीक है। 10,000 का मतलब ये है कि इसका मतलब है ये 5 की जो वैल्यू है वो 50,000 है, ऐसे ही है। 50,000 इसकी वैल्यू है। प्लेस वैल्यू इज 10,000, लेकिन इसकी वैल्यू वो उसने, अब यहाँ पर आपने 10,000 नहीं लिख देना, ठीक है। 10,000 प्लेस वैल्यू अगर पूछा होता तो प्लेस वैल्यू इज 10,000। चले बी पार्ट। द क्राउड एट अ स्पोर्ट्स इवेंट इज एग्जैक्टली 35687 35,687। राइट दिस नंबर करेक्ट टू द नियरेस्ट 10। अब देखें नियरेस्ट 10 का मतलब क्या है। मैंने वो एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स लर्न किए थे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे हम करते हैं। राउंड ऑफ की भी मैंने प्रैक्टिस करवाई थी उसमें, ठीक है। तो ये उसी से रिलेटेड है। अब वो पूछ रहा है नियरेस्ट 10, इसको हमने राउंड ऑफ करना है। अब नियरेस्ट 10 के लिए ना सबसे पहले आप ये देखें कि नियरेस्ट 10 पे डिजिट कौन सा है। नियरेस्ट 10 पे डिजिट है ये वाला 8, ठीक है। आपने 8 के ऊपर इसको राउंड ऑफ करना है। तो जिस नंबर पे नियरेस्ट 10 उसने कहा होता है ना, उससे अगला डिजिट देखना होता है। अगला डिजिट जो है वो 7 है। इट विल गिव, ये 5 है, 5 से बड़ा है, इट विल गिव 1 टू दिस नंबर, ठीक है। तो 8 के अंदर 1 ऐड हो जाएगा, और ये नंबर खुद जो है वो 70 बन जाएगा, लेकिन उससे पीछे वाले सारे डिजिट सेम रहेंगे। तो आंसर विल बी 35690। दैट्स इट, ये हमारा आंसर है। सही है जी, 35690। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट डाउन द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस डायग्राम। अच्छा, अब आप लाइंस ऑफ सिमेट्री क्या होती है। लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है कि मिरर लाइन, यानी आप मिरर किस जगह पर रखेंगे कि ये रिफ्लेक्शन बन जाए। ये वाली फिगर एग्जैक्टली 2 ऑपोजिट पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, 2 एक दूसरे की रिफ्लेक्शन में डिवाइड हो जाए, इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। तो वो मैं कहाँ लगाऊंगा, वो मैं कहाँ लगाने वाला हूँ, ये देखें ज़रा। अगर मैंने यहाँ पर मिरर रखा तो ये एग्जैक्टली 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी। अगर आप गौर से देखें तो जो राइट साइड पे है वो लेफ्ट साइड पे है, और जो ऊपर वाली लाइन भी डिवाइड होगी हाफ में, और नीचे वाली लाइन भी डिवाइड होगी हाफ में, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को देखना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसकी तो हॉरिजॉन्टल भी होनी चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, देखिए लगा के देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल ऐसे अगर मैंने लगाया तो फिर ये वाला जो पार्ट है ऊपर, इसका तो इमेज यहाँ बनना चाहिए था, वो तो नहीं बन रहा। इसलिए इसका मतलब है दिस इज़ नॉट द राइट लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, ओनली 1। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 1।
जी, अब ये बी पार्ट देखें। बी पार्ट में आपने देखा है कि राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ दिस डायग्राम पूछ रहा है। रोटेशनल सिमेट्री में क्या होता है कि रोटेशनल सिमेट्री में हमने ये देखना होता है कि पूरा एक रोटेशन अगर हम करें और रोटेशन के अंदर हमें यही वाली डायग्राम कितनी बार नज़र आएगी, हमने ये देखना होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसको ना हमने उसने बड़ा ट्रिकी आपके साथ ये किया हुआ है। क्यों? क्योंकि देखें ये हेक्सागोन है। हेक्सागोन को जो रोटेशनल सिमेट्री है ये रेगुलर हेक्सागोन है, ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल है। तो रोटेशनल सिमेट्री के अंदर हेक्सागोन की जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन होता है, रोटेशनल सिमेट्री जितनी होती है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री वो 6 होता है, क्योंकि ये वाला पॉइंट इधर आ जाता है। अगर मैं सिर्फ हेक्सागोन को कंसिडर करूँ, ये वाला पॉइंट इधर आ जाता है, ये वाला पॉइंट इधर आ जाता है, ये वाला पॉइंट इधर आ जाता है, ये वाला पॉइंट इधर आ जाता है और ये वाला इधर आ जाता है। अब ये आप अगर मैं इस पॉइंट का नाम ए रख लूँ तो वापस आते आते ये कितनी दफ़ा आएगा, हेक्सागोन का 6 होता है, तो ये 6 दफ़ा इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इसकी 6 होगी। लेकिन उसने बीच में ये क्रॉस भी दिया हुआ है, ये वाला प्लस का साइन, ये जो प्लस का साइन है ना, इसने सारा काम ख़राब किया। अच्छा, इसके अंदर अगर हम देखें तो ये मुझे अगर मैं इसको वन रोटेशन करूं इसकी, तो इसकी जो वन रोटेशन है वो ये वाला पॉइंट अगर ए है तो वो ये इधर आ जाएगा, फिर ये इधर आ जाएगा, फिर ये इधर आ जाएगा और फिर ये इधर आ जाएगा। ठीक है। अब इसकी रोटेशन सिमेट्री बनती है 4। ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम है एक, वो प्रॉब्लम क्या है, अगर हम इसको, मैंने एक बार रोटेट किया ये प्लस वाले साइन को, अगर मैंने एक बार रोटेट किया तो ये ए पॉइंट यहाँ आ जाएगा मेरा, लेकिन 90 डिग्री रोटेट करने से ये जो यहाँ इसका हेक्सागोन का ए पॉइंट है, वो मेरा हेक्सागोन का ए पॉइंट वो यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री रोटेट होने से, जिसकी वजह से ये ऑर्डर ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमें दोनों को मैनेज करना है। ठीक है, हमें हेक्सागोन को भी देखना है, हमें प्लस साइन को भी देखना है। इसका मतलब है मुझे प्लस साइन को 180 डिग्री पे रोटेट करना पड़ेगा, यानी कि मुझे इस वाले ए पॉइंट को क्लॉकवाइज रोटेट करके यहाँ लाना पड़ेगा, ताकि इसके साथ ये वाला पॉइंट दोनों मैच हो। ये इसका प्लस का ए है और वो हेक्सागोन का ए है, तो ये 180 डिग्री रोटेट होके यहाँ आ जाएगा और ये वाला 180 डिग्री रोटेट होके यहाँ आ जाएगा, ये ए डैश और ये ए डैश। बात समझ आई? और दोबारा से जब हम 180 डिग्री करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक है। इसलिए आप सारे इस कंफ्यूजन में नहीं पड़ना आपने। इसकी रोटेशनल सिमेट्री जो है, इस डायग्राम की रोटेशनल सिमेट्री, इस डायग्राम की रोटेशनल सिमेट्री सिर्फ 2 है, क्योंकि ये 2 बार हमें ये वाली शेप नज़र आएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। The table shows the average monthly temperature in degree Celsius in Vladivostok. Find the difference between the highest and lowest of these temperatures. Highest और lowest कितना आसान है, ये कोई मसला ही नहीं है। Highest value क्या है? Highest value आपको नज़र आ रही है, वो है जी 20। ठीक है। जब भी डिफरेंस निकालते हैं हम माइनस करते हैं, ये मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है। सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू माइनस कर दें। सबसे छोटी वैल्यू अगर मैं देखूँ तो क्या है, वो है -12। अब -12 के लिए मुझे यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 माइनस साइन है, तो ये बन जाएगा 20 + 12 एंड दैट इज़ 32। इसका मतलब है द डिफरेंस इज 32 डिग्री सेल्सियस। इन February the average temperature in Yakutsk is 37 degrees Celsius below that in Vladivostok. Find the average temperature in Yakutsk in February. अच्छा, वो अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है फरवरी में जो एवरेज टेम्परेचर याकुटस्क में था, वो कह रहा है वो 37 डिग्री बिलो था, जो कि व्लादिवोस्टॉक में था। अब व्लादिवोस्टॉक में कितना टेम्परेचर था फेब में? व्लादिवोस्टॉक कितना टेम्परेचर है जी यहाँ पे? व्लादिवोस्टॉक का जो टेम्परेचर है ना फेब के अंदर, वो है -8। हमें चाहिए टेम्परेचर याकुटस्क। अब ये पता नहीं क्या मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, जो भी है। ठीक है। ये यहाँ पर हम इसका टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री बिलो है। बिलो का मतलब माइनस, इसका मतलब है -8 से भी नीचे है। नीचे का मतलब हम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, इसलिए -8 -37 दैट विल गिव यू द टेम्परेचर इन याकुटस्क विच विल बी 45 डिग्री, -45 डिग्री सेल्सियस, -45। ठीक है जी। 37, हाँ, -45 ही आएगा।
ठीक है। बी केयरफुल विद द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर आपको ये नहीं भी आ रही तो साइड पे कर लीजिएगा, प्लीज़ डोंट मेक इट simple questions, don't make simple questions wrong. Two cubes have a total volume of 150 centimeter cube. One cube has an edge of length 5 centimeter. Calculate the length of the edge of the other cube. अच्छा, अब क्यूब क्या होता है? सबसे पहले तो ये ध्यान में आना चाहिए कि क्यूब क्या होता है भाई। क्यूब होता है ऐसी 3 डायमेंशनल शेप, स्क्वायर नहीं होता क्यूब, प्लीज़, ठीक है। तो ऐसी 3 डायमेंशनल शेप जो कि जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों सेम हो। उसने कहा ना वन क्यूब हैज़ एन एज ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो ये मैंने एक क्यूब बना दिया जिसकी हर एक लेंथ, विड्थ और हाइट 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब अगर इसका मैं वॉल्यूम निकालूं तो वो होगा 5 times 5 times 5 एंड दैट विल बी 125। सही है जी, 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब वो जो ऊपर 152 दिया हुआ है ना, वो 2 क्यूब्स का टोटल वॉल्यूम है। इसका मतलब है एक और क्यूब बनाना पड़ेगा मुझे, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो बाकी वॉल्यूम बचता कितना है जो इस क्यूब का है, बड़े क्यूब का, वो कितना बचता है वो मुझे देखना पड़ेगा कि 152 माइनस 125 माइनस 7 यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आ गया 27। इसका मतलब है इस वाले का जो वॉल्यूम है वो 27 है। अब ये मैंने ऐसे ही बड़ा बना दिया, लेकिन इससे एक्चुअली इस वाले से छोटा होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, हम तो इमेजिन ही कर रहे हैं, ठीक है। तो 125 इस वाले क्यूब का है और उस वाले क्यूब का 27 है। अच्छा, अगर उसका 27 है तो फिर उसकी एक साइड की लेंथ कितनी होगी? अब वॉल्यूम इसका कितना है जी? 27। वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम होता है एल क्यूब। तो यहाँ पर 27 आ गया, एल क्यूब। इसका मुझे लेंथ अगर निकालनी है, ये क्यूब तो जाके क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट हो गया। 27 का क्यूब रूट क्या होता है? 3। इसका मतलब इसकी हर एक साइड 3 है। तो यहाँ पर आ गया लेंथ ऑफ द एज ऑफ द अदर क्यूब, वो 3 सेंटीमीटर आ गया। वर्क आउट द टोटल लेंथ ऑफ ऑल द एजेस ऑफ द लार्जर क्यूब। लार्जर हमारा क्यूब कौन सा है? ये वाला हमारा लार्जर क्यूब है, ठीक है, लार्जर क्यूब। और वो क्वेश्चन को ज़रा गौर से समझा करें, पढ़ा करें गौर से। देखें टोटल को उसने हाईलाइट भी किया हुआ है, ठीक है। वो कह रहा है टोटल लेंथ ऑफ ऑल द एजेस ऑफ द लार्जर क्यूब। पहले आप ये देखें, हाउ मेनी एजेस आर देयर, हाउ मेनी एजेस आर देयर, आपने ये देखना है, काउंट करें ज़रा, ठीक है। 1 2 3 4, इसके पीछे भी होंगी, ऐसे अगर मैं बनाऊँ तो 1 2 3 4 8 हो गई, 1 2 3 4, ठीक है। तो कितनी हो गई? 4 + 4 + 4, कोई भी चीज़ इमेजिन कर लें, 12। अब 12 एजेस हैं और हर एज की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। तो 12 × 5 इज 60। तो यहाँ पर आ गया 60 सेंटीमीटर, ठीक है जी। चले अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें हम, द डायग्राम शोज द नेट ऑफ अ सॉलिड ड्रॉन ऑन अ 1 सेंटीमीटर ग्रिड। 1 सेंटीमीटर ग्रिड का मतलब ये है कि जो वन बॉक्स है ना, यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर है और यहाँ से भी अगर हम देखेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो डोंट गेट दिस रॉन्ग। उसने कहा द डायग्राम शोज द नेट ऑफ अ सॉलिड ड्रॉन ऑन अ 1 सेंटीमीटर ग्रिड। नेम द सॉलिड फॉर्म्ड बाय दिस नेट एंड डिस्क्राइब फुली द डायमेंशंस ऑफ दिस सॉलिड। पहले तो नाम डिसाइड करें, कौन सी ऐसी सॉलिड होती है जिसकी ऊपर से सर्कल हो और नीचे से भी सर्कल हो, ठीक है। और ये नेट है, ये ओपन हुआ हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसको जब हम क्लोज करेंगे तो क्या चीज़ बनेगी, ठीक है। हमने ये इमेजिन करना है। ये जो रेक्टेंगुलर है, इसको आप इस तरह से देखें, ये मेरे पास एक पेज पड़ा हुआ, ठीक है। मैं इससे आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए जैसे ये है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल को अगर मैं ऐसे, नेट है ना वो, तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ये देखें क्या बन गया, ये ऐसे गोल सिलेंडर बन गया। सिलेंडर होता है ना ये, तो ठीक है, ऐसे, ठीक है। और ऊपर जो सर्कल है वो इसका सर्कल यहाँ आ जाएगा और नीचे जो सर्कल है वो इसका सर्कल यहाँ आ जाए। तो ये क्या शेप बन जाएगी, आप खुद इमेजिन करें, ठीक है। टेक्निकली ज़रा सोचा करें। तो ये इट विल बी अ सिलेंडर। ये देखें, ये ऐसे करके कुछ बन जाएगा,
ये आ गया सिलेंडर, तो यहाँ आप लिख देंगे सिलेंडर। अच्छा, अब दूसरी बात, अब ये बताएं मुझे कि इसकी डायमेंशंस क्या होंगी। डायमेंशंस का मतलब ये है कि इसकी हाइट एक्चुअली कितनी होगी, ये वाली, ये हाइट कितनी होगी, काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6, तो 6 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी, यहाँ से ये 6 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है ना। तो 6 सेंटीमीटर हाइट होगी, हाइट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा दूसरा, अभी हमें रेडियस भी बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप रेडियस गौर से देखें, रेडियस क्या होता है, ये वाली चीज़ हमें चाहिए, ये पहले हमें ये देखना पड़ेगा ये पूरा कितना है, यानी कि इस सर्कल की ये वाली डायमेंशन कितनी है। तो यहाँ से तो आपको पता नहीं चल रही, लेकिन यहाँ से आपको बड़ा क्लियरली पता चल रहा है कि हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर। ये वाली चीज़ कितने हैं बॉक्सेस, ये 3 बॉक्सेस हैं, विच मीन्स दिस इज 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा 1.5 सेंटीमीटर, दैट्स इट, ठीक है। सो दिस इज द वे हाउ यू अप्रोच टू द क्वेश्चन। ऑल राइट जी, क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन अ प्राइम नंबर बिटवीन 10 to 15। इतना आसान है। प्राइम नंबर क्या होता है, अ नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो 10 और 15 के दरमियान 11 आता है, 12 आता है, 13 आता है, 14 आता है। तो 10 11 12 13 14 में से 12 और 14 तो नहीं हो सकते, तो 11 और 13 में से कुछ भी लिख दें आप, यहाँ 11 लिख दें। अब बी पार्ट देखें, एन इरेशनल नंबर बिटवीन 10 एंड 15। अब 10 एंड 15 जो है, अब देखें इरेशनल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर आए, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर आना चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर आता है अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 आएगा कुछ 2 पॉइंट समथिंग करके, लेकिन ये हम यहाँ नहीं लिख सकते, क्यों, ये इस रेंज में नहीं है, बिटवीन 10 एंड 15 उसने कहा है, तो कंडीशन उसने लगा दिया। तो स्क्वायर रूट के अंदर आपने ऐसा नंबर सोचना है जो कि इस रेंज में आए, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर का नहीं होना चाहिए, वो फिर रैशनल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 121 है, अब 121 का तो 11 होता है, 11 इज नॉट एन इरेशनल नंबर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो आप 11 की जगह 121 की जगह 122 लिख दें। अब इसका 11 पॉइंट समथिंग आएगा, दैट इज इरेशनल नंबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 122 लिख दें, ठीक है। और दूसरा इसका तरीका ये है कि आपने 10 देखना है, 10 जो है वो 100 का स्क्वायर रूट होता है, 100 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 10 आएगा। 15 जो है वो 225 का स्क्वायर रूट होना चाहिए होगा, तो वो 15 आएगा। अब इसके दरमियान 100 से लेके 225 के दरमियान आप जो मर्जी नंबर लिख दें, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, वो आंसर यहाँ पर आ सकता है, ठीक है जी। चलें नेक्स्ट पे चलते हैं। Question number 7, 20 students were asked how many pets they owned. The responses are shown in the table. Now number of pets 0 1 2 3 और फ्रीक्वेंसी दी हुई है उन्होंने। फाइंड द मीन नंबर ऑफ पेट्स। मीन कितना होगा, मीन तो होता है ना कि सबको ऐड करो, ठीक है। सॉरी, फाइंड द मीडियन नंबर लिखा हुआ, फाइंड द मीडियन नंबर ऑफ पेट्स। मीडियन होता है कि सबको पहले ऑर्डर में करो, ये ऑर्डर में ऑलरेडी हुए हैं, ठीक है। और फिर आपने ये देखना है कि कौन सा मिडल में आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए ये हैं कितने, 20 हैं, तो n+1/2। ये पहले तो मीडियन की पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, विच इज़ 20+1/2। सबसे पहले आप पोजीशन फाइंड आउट करते हैं कि मीडियन की पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ मीडियन, और उसके लिए ये वाला फॉर्मूला होता है n+1/2। n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 20 20+1 21/2 विच इज़ 10.5, यानी कि 10.5th वैल्यू इज द मीडियन, ठीक है। 10.5th वैल्यू कौन सी है, अब देखें 10.5th वैल्यू कौन सी है, ये 3 हो गए यहाँ तक, 3 के बाद ये वाला फ्रीक्वेंसी 8 है ना यहाँ पर, इसका मतलब है फोर्थ वाला भी नंबर, वो पैट्स कितने हैं उसके पास, 1 है, फिफ्थ वाले के पास 6 7 8 9 10th और 11 तक जा रहा है। तो 10.5th वैल्यू कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी 10.5th वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब है नंबर ऑफ पेट्स, मीडियन नंबर ऑफ पेट्स आर 1, ठीक है। कैलकुलेट द मीन नंबर ऑफ पेट्स। मीन नंबर ऑफ पेट्स निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा fx ओवर सिग्मा f। इसका मतलब ये होता है कि f का मतलब है फ्रीक्वेंसी, x का मतलब है ये,
तो आपने मल्टीप्लाई करते जाना है, 3 टाइम्स 0, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड करना है 8 टाइम्स 1, फिर 3 टाइम्स 2, फिर 4 टाइम्स 3, 4 टाइम्स 0। अब ये ना सोचें कि ये कैलकुलेटर का क्वेश्चन है, ये कैलकुलेटर का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इतना आसान है, ये खुद आप कर सकते हैं। तो नीचे फ्रीक्वेंसी टोटल 20 है, हमें पता है। ये हो गया 0 8, ये 0 हो गया 8 + 6 + 12 + 0 + 10 ओवर 20। तो ये कितना आता है, 8 + 6 इज़ 14, 14 + 12 इज़ 26, 26 36, 36 ओवर 20, 36 ओवर 20, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 18s 2 10s, इट्स 1.8। तो 1.8 हमारा मीन नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है जी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए फिर से आसान है, ठीक है, फ्रैक्शन है, वर्कआउट करना है, फ्रैक्शन है। जब भी बच्चे भूल जाते हैं, प्लस और माइनस और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में फ़र्क होता है, सही है। इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में क्या है, माइनस साइन, राइट। तो आप लोग ये याद रखा कि नहीं, कैंसलेशन इसमें नहीं कर सकते, बीच में माइनस का साइन है, मल्टीप्लाई नहीं है, इसलिए हमने एक्चुअली इसको डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। कैसे सेम बनाएंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें, ऊपर भी करना पड़ेगा, बल्कि इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ क्या आप लोग कंफ्यूज ना हो। मल्टीप्लाई बाय 5 ऊपर भी करना पड़ेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब आप करें 10 ओवर 15 माइनस 9 ओवर 15, ये क्या बन जाएगा। अब आप इनको माइनस भी कर सकते हैं, 15 10 माइनस 9 विच इज़ 1 ओवर 15। तो ये हमारा आंसर आ गया 1 ओवर 15, ठीक है जी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। अब इसमें देखें फ्रैक्शंस हैं, लेकिन इनके अंदर डिवीजन का साइन है, तो डिवीजन का साइन जब भी होगा सबसे पहले उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, तो वैसे कर दें। अब कैंसलेशन अगर पॉसिबल है तो कर दें, ऊपर ऊपर तो नहीं होती ना कैंसलेशन, ऊपर नीचे होती है, ठीक है। तो कैंसलेशन नहीं हो रही, 9 ओवर 10, ये हमारा आंसर आ गया 9 ओवर 10, ठीक है जी। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। राइट दीज लेंथ्स इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। अब देखें यूनिट्स का ध्यान रखना है, इन सब को एक किसी यूनिट में आप कर लें, और कोशिश किया करें कि सबसे छोटे वाले में कर लेंगे, उसमें ज़्यादा अच्छा होता है कंपेयर करना, ज़रा डेसिमल्स नहीं होंगे उसमें, ठीक है, ये ज़रा अच्छा हो जाएगा। वैसे तो सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, मिलीमीटर्स में कर लें ज़्यादा बेहतर है। अगर मिलीमीटर में करना है तो ये सबसे पहले जो है ये सेंटीमीटर्स है, तो ये इसको मैं लिख दूंगा 32, 1 2 3 3 0 है, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूंगा तो ये मिलीमीटर्स बन जाएंगे, ये मिलीमीटर्स बन गए, ठीक है। ये ऑलरेडी मिलीमीटर्स है, दूसरा वाला। तीसरे वाले में किलोमीटर्स है, किलोमीटर्स को 3.1 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मिलीमीटर बनेगा। पहले मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मीटर बनेगा, फिर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सेंटीमीटर्स बन जाएगा, फिर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मिलीमीटर्स बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 1 1 2, ये मेरा 1000 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर 1 2, ये मेरा 100 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर 1, फिर ये मेरे मिलीमीटर्स बन गए, ठीक है जी। और इसके बाद ये वाला जो नंबर है 34, इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगा तो ये सेंटीमीटर बन जाएगा, और फिर 10 करूँगा तो ये मिलीमीटर बन जाएगा। तो ये बन जाएंगे, क्या हो जाएगा ये 3 4 1 2 3 मिलीमीटर्स, ठीक है। अब देखें सर सबसे छोटा नंबर कौन सा है, मतलब कहा था स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है, वो यही वाला नंबर है 33,000 मिलीमीटर, यहाँ आ जाएगा। तो ये पहला तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर आप देखें गौर से तो ये नंबर ऑफ डिजिट्स ही काउंट करना है ना, ये है, तो इसका मतलब है 34 मीटर लिखूंगा मैं यहाँ। आपने आंसर वही उन्होंने जो लिखे हुए वो लिखना है, ठीक है, बस देखने के लिए, कंपेयर करने के लिए आप अपना वाला नंबर यूज़ करें। उसके बाद ये 320000 मिलीमीटर, ओहो इसको सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर हो गए, फिर ये वाला सबसे बड़ा नंबर तो 3.1 किलोमीटर। बात समझ आ गई, चलो ये हमारा क्वेश्चन 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, द टेबल बिलो शोज द मंथली रेंट फॉर 9 अपार्टमेंट्स एंड द डिस्टेंस ऑफ दीज अपार्टमेंट्स फ्रॉम द सिटी सेंटर। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर दिया हुआ है, मंथली रेंट दिया हुआ है, और अक्सर यहाँ पर बच्चे भूल जाते हैं, इसके अंदर एक पार्ट मिस कर देते हैं बच्चे,
और कौन सा पार्ट है उन्होंने हमें वो प्लॉट करके दिए हैं, रेंट नीचे ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके दिए हैं, ठीक। ए पार्ट देखें, कंप्लीट द स्कैटर डायग्राम, द फर्स्ट 4 पॉइंट्स हैव बीन प्लॉटेड फॉर यू। यही वाला पार्ट बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो हमें वो वाले पॉइंट्स प्लॉट करने हैं जो उन्होंने नहीं किए। तो वो वाले अगर पॉइंट्स को मैं प्लॉट करूँ तो 2.0 480, 2.0 पे 480 है, तो मुझे टेक्निकली कहाँ आना चाहिए, 2.0 480 वो यहाँ, ठीक है। इसको ब्लैक कर लेते हैं ताकि मैच करें। उसके बाद 4.3 2.270, 4.3 और 270, 4.3 और 270 कहाँ पर है जी, यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 2.3 390, 2.3 कहाँ पर है, अच्छा ये जो बिल्कुल छोटा बॉक्स है ना, ये एक्चुअली 2.1 2.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 इस तरह से है। तो इसलिए हमने हमारा नंबर है 2.3 एंड 390। तो 2.3 से ऊपर जाऊंगा और 390 पे जाऊंगा, और 390 मेरा ये, ठीक है। उसके बाद 3.0 360 पे, 3.0 का मतलब है 3 पूरा, और 360 का मतलब है यहाँ पर, ठीक है। और 1.0 530, 1 पे 530, 530 इज समवेयर हेयर, ठीक है। ये हमारा बन गया। अच्छा, अब उसने सेकंड पार्ट में क्या कहा है, व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन इज शोन ऑन द स्कैटर डायग्राम। अब आप इसका एक ट्रेंड देख लेना कि पॉइंट्स कैसे जा रहे हैं। अगर पॉइंट्स ऐसे जा रहे हैं तो नेगेटिव कोरिलेशन है, अगर पॉइंट्स ऐसे जा रहे होते तो पॉजिटिव कोरिलेशन होता, और अगर स्कैटर्ड होते पूरे ग्राफ के ऊपर तो फिर हम नो कोरिलेशन लिख देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर नेगेटिव कोरिलेशन है, यहाँ लिख दें नेगेटिव, ठीक है। ऑन द स्कैटर डायग्राम ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट। लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या होती है, अच्छा अब लाइन ऑफ बेस्ट फिट के लिए आपने हमेशा याद रखना है कि ऐसी लाइन होती है लाइन ऑफ बेस्ट फिट जो इन पॉइंट्स की एवरेज को शो करे, एवरेज को शो करना चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टली हर पॉइंट से गुजरना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एक ऐसी लाइन बनाएं जो इन सब पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रही हो, तो मैं वो बना दूंगा कोई तकरीबन ऐसे, ठीक है। अच्छा हाँ, तकरीबन ऐसे बना दूंगा मैं। अब वो 2-3 पॉइंट्स पे टच कर रही है, लेकिन एक एक चीज़ और नोट करें कि जितने पॉइंट्स मेरे उस लाइन के ऊपर हैं उतने ही नीचे हैं, देख रहे हैं आप। तो ये मेरा ख्याल है ये ठीक बनी है, मैंने ऐसे रैंडमली हाथ से बना दिया, वैसे मैंने कोई स्केल वगैरह भी यूज़ नहीं किया और ना इसका ये वाला यूज़ किया, तो इसमें लाइन ऑफ बेस्ट फिट ये बन गई है। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है यूज़ योर लाइन ऑफ बेस्ट फिट टू एस्टिमेट द मंथली रेंट फॉर एन अपार्टमेंट विच इज़ 4 किलोमीटर फ्रॉम द सिटी सेंटर, 4 किलोमीटर फ्रॉम द सिटी सेंटर। यहाँ पर डिस्टेंस शो हुआ हुआ ना, तो यहाँ पे 4 किलोमीटर कहाँ है, ये मेरा 4 किलोमीटर है। मैंने यहाँ से ऊपर जाना है, मैंने यहाँ से ऐसे ऊपर जाना है, और मैंने देखना है कि मेरा 4 किलोमीटर लाइन के ऊपर देखना है आपने, ये कहाँ पर आता है। यहाँ से आप इधर देखें, अब इसके अंदर ना रेंज होती है, तो अब आपकी मर्ज़ी है आपने क्या उसको बताना है। तो मैं इसको थोड़ा सा, इसको अगर मैं सही कर लूँ, ये वैसे बीच में आ रहा है, ये 4 है, मुझे तो यहाँ लग रहा है ये, ठीक है। तो इसमें इसका क्या आ जाएगा 265, आई थिंक 265, तो मैं यहाँ 265 लिख दूंगा आंसर में। तो इसके अंदर रेंज होती है, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर वो जो भी आपका आंसर होगा वो आपकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट के हिसाब से देखेगा। अगर आपने गलत भी बनाई है ना लाइन ऑफ बेस्ट फिट, तो वो आपका इसमें एरर कैरी फॉरवर्ड होता है, तो आपका वो करेक्ट कर देगा। आपने बस अपनी लाइन के हिसाब से 4 किलोमीटर पे देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 11, ए पार्ट, 100 adults were asked the color of the car. The results are shown. Write down the relative frequency that one of these cars is blue. अब relative frequency का मतलब होता है probability, ठीक है। relative frequency बतानी है आपने, तो आप ब्लू की देखें कितनी है 23 को। probability हम कैसे निकालते हैं, probability ब्लू की निकालनी है ना, probability हम निकालते हैं नीचे टोटल लिखते हैं, डिनोमिनेटर में वो 100 है, और ब्लू की निकाल रहे हैं तो ब्लू का नंबर लिख लें, बस 23/100 आपका आंसर है, दैट्स इट।
उसके बाद बी पार्ट, अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ 1200 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड द कलर ऑफ देयर कार, द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ वन ऑफ दीज एडल्ट्स ओनिंग अ वाइट कार इज 0.3। अब ये 0.3 से घबराना नहीं है, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी प्रोबेबिलिटी ही है, और ये डेसिमल में उसने कन्वर्ट कर दिया, फ़र्क कोई नहीं पड़ता। मैं भी 23/100 को 0.23 लिख देता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, सही है। फाइंड द नंबर ऑफ दीज एडल्ट्स हु ओन अ वाइट कार। अच्छा, अब उसकी ये किस चीज़ की, ये ऐसे है ना, वाइट की प्रोबेबिलिटी दी हुई है उसने, वो है 0.3। अब उसने 12 डिफरेंट ग्रुप ऑफ 1200 एडल्ट्स वर आस्क्ड, इसका मतलब है टोटल कितना है 1200, लेकिन मुझे ये नहीं पता बीच में से वाइट वाले कितने हैं, वो एक्स रख लेते हैं, यही फॉर्मूला है ना, ठीक है। तो हम, क्योंकि ये नंबर ऑफ एडल्ट्स हैं जो जिनके पास कौन सी कार है, वाइट कार वाले एडल्ट्स हैं, वाइट कार, ठीक है। और ये मेरा टोटल नंबर है, टोटल नंबर ऑफ एडल्ट्स आस्क्ड, ठीक है। तो बस इसको आप 12x इज इक्वल टू 1200 को उधर चला जाएगा, 1200 मल्टीप्लाई बाय 0.3, 0.3 की जगह मैं 3/10 लिख सकता हूँ। देखिए ये छोटी छोटी टिप्स हैं, ये ट्रिक्स हैं, ये याद रखा करें ताकि आपके लिए आसान हो। तो 1200 को 0.3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो शायद आप उसमें गलती कर दो, लेकिन ये डेसिमल से अगर आप फ्रैक्शन में चेंज कर लोगे तो ये देखें कोई चांस बहुत कम हो जाता है गलती करने का। तो 120 मल्टीप्लाई बाय 3 इज ईजियर, तो इट्स 360, है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए। बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ। अब देखें हर नंबर, इसमें कितने नंबर हैं, इसके अंदर 3 नंबर हैं। 0.28 मल्टीप्लाई हो रहा है 37.4, डिवाइड हो रहा है 77.8। अब कुछ बच्चे समझते हैं कि इसका आंसर वन सिग्निफिकेंट फिगर पे देना है। नो, आपने पहले हर नंबर को वन सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर राउंड ऑफ करना है, उसके बाद आपने उसका आंसर निकालना है। जैसे 0.28 के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। व्हाई? बिकॉज द जीरो इन एट द बिगिनिंग ऑफ द डेसिमल इज नॉट सिग्निफिकेंट, और नॉन जीरो डिजिट्स तो होते सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो 0.28 के अंदर सिर्फ 2 और 8 सिग्निफिकेंट है, तो 0.28 कैन बी राउंडेड ऑफ एंड इट कैन बी मेड 0.3। व्हाई? बिकॉज हमें वन सिग्निफिकेंट फिगर बनाना है, तो ये वाला तो सिग्निफिकेंट है नहीं, ठीक है। यहाँ पर 2 के ऊपर हमें देखना है, तो 2 से अगला डिजिट हमें देखना पड़ेगा, वो 8 है, 5 से बड़ा है, वो उसको 1 दे देगा, तो 0.3 बन जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 37.4 को अगर हम देखें, अब ये इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन 1 बनाने के लिए, 1 सिग्निफिकेंट फिगर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस डिजिट को देखूंगा, क्योंकि लेफ्ट से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं ना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो 37.4 में 3 है, तो पहला डिजिट जो सिग्निफिकेंट है वो 3 है, लेकिन मुझे 3 3 के ऊपर राउंड ऑफ करना है। उससे अगला डिजिट 7 है, जो 7 5 से बड़ा है, तो वो उसको एक दे देगा पीछे, ये इसको एक 1 दे देगा, +1 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 4, और ये 40 हो जाएगा। 7 जो है वो 0 बन जाएगा, 0.4 है, 4 को इग्नोर करना है, पॉइंट के बाद लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये राउंडेड ऑफ नंबर है इसलिए 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन ये 4 सिग्निफिकेंट है, ठीक है। इसके नीचे वाला नंबर देखें 77.8, उसके अंदर भी ये वाला डिजिट देखना है आपने, पहला डिजिट तो यही है ना सिग्निफिकेंट, तो आपने इसके ऊपर राउंड ऑफ करना है, लेकिन जब जिसके ऊपर राउंड ऑफ करना होता है ना, उससे अगला डिजिट देखते हैं, वो 5 है या 5 से बड़ा है, वो 7 है, वो उसको एक दे देगा, वो इट विल बिकम 8 एंड इट विल बिकम 80, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करें, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 0 0 कट गया, 4 1s आर 4 2s आर, तो 0.3/2। अब 0.3/2 का मतलब है 3/20, डेसिमल रिमूव करना आता है ना, ये एक डिजिट इधर गया तो नीचे 0 लग जाएगा, एक 0 लग जाएगा, तो 3/20 इज आवर आंसर। अब हम 3/20 लिख दें, या इसको डिवाइड करके आप 0.15 लिख दें, तो वो भी सही होगा। 0.15 इज द आंसर, फाइनल आंसर हमारा 0.15 है, ठीक है जी। अच्छा, आगे चलें। एक्सपैंड, अलजेब्रा शुरू हो गया। एक्सपैंड तो बचपन से करते आ रहे हैं, आसान होता है, लेकिन इसमें भी आप लोगों ने गलती नहीं करनी है, ज़रा अच्छी तरीके से देखना है। ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर यही टर्म इससे होगी, विच मीन्स x² - 4x, ऐसे ही है जी। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं ये जो 3 है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ये हम कैसे करेंगे, ये हम करेंगे जी
उसे ही करते हैं, +3x और -12। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करें। लाइक टर्म कौन सी है, x² - x - 12। यहाँ पर हमारा आंसर आ गया x² - x - 12। दैट्स इट, ये हमारा आंसर आ गया। अब अगला वाला खोलने की कोशिश करें। इसको हमने बहुत सिंपल है, 5x + 10 - 4x + 2, सिंप्लीफाई करें x + 12, तो ये x + 12 आ गया यहाँ पर। ठीक है, आगे चलें। बी पार्ट, राइट एज अ सिंगल फ्रैक्शन। सिंगल फ्रैक्शन का मतलब है दो फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं, इनको बस ऐड करना है, मतलब हमने पहले डिनोमिनेटर को सेम करना है। जब डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस विथ 3 ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। जो नीचे मल्टीप्लाई कर रहा है वो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। व्हाट विल दिस बिकम, 12b over 9 plus 5b over 9 which is 9, 12b plus 5b। तो ये क्या बन जाएगा, 12 + 5 is 17b over 9। एक फ्रैक्शन बन गई ना ये, बस ये यहाँ लिख दें 17b over 9 हमारा आंसर। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 14 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म वाली आपने वीडियो अगर देखी है तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि किस तरह लिखना है, a मल्टीप्लाई बाय 10⁻n, इस तरह लिखना होता है। a क्या होता है, वो 10 और 1 के बीच में होता है नंबर। तो मैं डेसिमल कहाँ मूव करूँगा कि ये नंबर 10 और 1 के बीच में बन जाए, तो ये बन जाएगा 8.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻n। कितने डिजिट मूव किया है, टू द राइट मूव किया है, -4। दैट्स इट, ये आंसर आ गया 8.63 टाइम्स 10⁻⁻4। सही है जी। अच्छा, उसके बाद आ जाए, द टेबल बिलो शोज द अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ सम डेजर्ट्स, राइट डाउन द नेम ऑफ द डेजर्ट विद द लार्जेस्ट एरिया। अब ये लार्जेस्ट एरिया कैसे देखते हैं, देख लें। इसके अंदर अगर आपको इस तरह नहीं भी पता लग रहा ना, तो आप इनको ज़रा चेंज करके देख लें। 1 4 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। 2 3 1 2 3 4 5, 1 3 1 2 3 4 5, 9 1 2 3 4 5। ठीक है, 9 1 2 3 4 5 6। हाँ जी, कौन सा सबसे बड़ा है, जाहिर सी बात है जिसके नंबर ऑफ डिजिट सबसे ज़्यादा है वही सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका, ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, नेक्स्ट, कैलकुलेट द टोटल एरिया ऑफ द अरेबियन एंड कालाहारी डेजर्ट्स, गिव योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अरेबियन एंड कालाहारी टोटल एरिया विच मीन्स ऐड करना है। ये आपने ज़रा अच्छे तरीके से ना इसको समझना है कि क्या हमने आइडेंटिफाई करना है कि उसमें मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है या प्लस करना है। ये देख लिया करें, टोटल आ रहा है उसमें बोल्ड भी किया हुआ है उसको, तो उसमें ऐड करना होता है। अरेबियन और कालाहारी को ऐड करना है, मतलब 2.3 10⁻6 प्लस 9.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5। ठीक है जी, ये देखें हम, तो 10⁻5 हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 2.3 इंटू 10 प्लस यहाँ बचेगा खाली 9, तो 10⁻5 ये 23 हो जाएगा। डोंट फॉरगेट द BD मैथ्स रूल, ये 32 टाइम्स 10⁻5 बन जाएगा। अब देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देना है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है हमें डेसिमल को एक डिजिट यहाँ मूव करना पड़ेगा। 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, कितना हो जाएगा, 5 में ऐड होना है या सब्ट्रैक्ट होना है, मैंने कहा था लेफ्ट पे जाते तो ऐड होता है। 3.2 इंटू 10⁻6, तो आंसर हमारा आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻6। ठीक है जी, चलें आगे चलें। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 15, ये इंडिसेस शुरू हो गया। ठीक है, इंडिसेस में जब सेम बेसिस डिवाइड हो रही हों उनकी पावर्स माइनस हो जाती हैं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -3 -4। ये आपने ध्यान रखना है कि खाली माइनस ऐसे नहीं कर देना। ठीक है, +4, तो ये हो जाएगा 7⁻1 विच इज़ 7। 7 हमारा आंसर आ गया। उसके बाद k की वैल्यू, सबसे पहले आपने ब्रैकेट को खोलना है, 3⁻6k, ये 6k हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाता है ना 3⁻2। तो जब दोनों साइड पे सेम बेसिस हों तो उनकी पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। वी कैन राइट 6k = 2।
एंड के इज इक्वल्स टू 2/6 विच इज़ 1/3, तो 1/3 के है। सही है। उसके बाद सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए जब ये ओपन होगा, अब ये यहाँ पर अक्सर आप लोग गलती करते हैं कि ये जो 3 बाहर है ब्रैकेट के, ये सबसे मल्टीप्लाई नहीं होना, क्योंकि अंदर मल्टीप्लिकेशन के साइंस हैं, तो ये 2 से 3 से 5 से अलग अलग मल्टीप्लाई नहीं होना, ये सिर्फ एक से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है, चाहे 2 से करें, चाहे 3 से करें, चाहे 5 से करें। लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं कि वहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, तो पहले आपने स्क्वायर खोलना है। ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया है, वो जो 2 है ना पावर, वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, वो इससे भी होगा, क्योंकि वो सबकी पावर है, ठीक है। अब आप करें इसको 2⁴ टाइम्स 3⁻7 टाइम्स 5⁸ ये 7 कैसे हुआ, ये 3 की पावर यहाँ 1 है, तो ये 1 और ये 6 ऐड हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया, गिव योर आंसर इन द फॉर्म 2a, 2⁴ टाइम्स 3⁻7 टाइम्स 5⁸, ये हमारा आंसर है। चले आगे चलते हैं। ये आ गया वेक्टर्स ऑन द यूनिट डायग्राम ग्रिड बिलो, ड्रॉ एंड लेबल वेक्टर p, ड्रॉ एंड लेबल वेक्टर p। p जो है वो 2 3 है। अब अगर p 2 3 होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये x हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। तो मैंने 2 यूनिट्स, अगर मैं लेट्स से मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, एक पॉइंट में ये ले लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से 2 यूनिट्स टू द राइट जाऊँगा, 1 2, और 3 यूनिट्स अप जाऊँगा, 1 2 3, यहाँ आ जाऊँगा मैं। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक ये जो है ना, ये दिस इज p। ये मैं स्केल से ज़रा ड्रॉ करता हूँ, ये मेरी लाइन है, ठीक है, ये मेरा p है, ठीक है। ऑन द ड्रॉ एंड लेबल वेक्टर p हो गया ये। उसके बाद ऑन द यूनिट ग्रिड बिलो ड्रॉ एंड लेबल वेक्टर 2q। अब q है -3 and 2, 2q का मतलब क्या होगा, 2q इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई कर देना आपने, तो हो जाएगा -6 and 4, दोनों से होता है ये, ठीक है। -6 and 4, लेट्स से यहाँ पर मेरा पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट। तो मैं क्या करूँगा, मैं 6 यूनिट टू द लेफ्ट जाऊँगा, 1 1 2 3 4 5 6, और 4 यूनिट ऊपर जाऊँगा, बल्कि मुझे यहाँ नहीं बनाना चाहिए था, मुझे थोड़ा सा नीचे बनाना चाहिए था, यहाँ ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, यह आ गया 6, और 4 यूनिट ऊपर 1 2 3 4, ये आ गया, यहाँ मेरी लाइन आ गई, सही है। अच्छा, अब मैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट पे ज्वाइन कर दूंगा, ये ठीक। ये वाली जो मेरी लाइन है स्केल के साथ आपने बनानी, ये 2q है, ठीक है जी। ड्रॉ एंड लेबल वेक्टर, लेबल ज़रूर करना है, ठीक है ना। ये इसको मैं ज़रा सही तरह ड्रॉ कर लेता हूँ, हाँ ये मेरा 2q हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑन द यूनिट ग्रिड बिलो ड्रॉ एंड लेबल वेक्टर p माइनस q। अब देखें p माइनस q का क्या मतलब है, पहले ना आप यहाँ पर बना लें कि p क्या है और q क्या है। p माइनस q लिखा हुआ है, तो p अगर मैं देखूँ तो p मेरा क्या था, p था 3, बल्कि नहीं 2 3 था, और q मेरा क्या था, q था -3 4, बल्कि नहीं 2 था, देख लेते एक बार, -3 2, ठीक है, यही है, ठीक है। तो अब वहाँ पर देखें p माइनस q है, पहले मैं p बना लेता हूँ, लेट्स से p मेरा है, यहाँ से मैं बनाता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट, और वो बनता है यहाँ पर, तो ये मेरा p बन गया इधर, ठीक है, ये मैंने p बना लिया।
अच्छा, अब माइनस क्यू है, तो पहले मैं इस क्यू को कन्वर्ट करता हूँ माइनस क्यू में। तो ये माइनस क्यू अगर हम करेंगे ऐसे करके, तो ये क्या बन जाएगा, 3 - 2, राइट। अब ये 3 - 2 जो है ना, आप ये इस लाइन के आगे बनाना शुरू कर दें। 3 - 2 का मतलब है 3 यूनिट हॉरिजॉन्टल राइट को मूव करना है और 2 यूनिट्स नीचे मूव करना है। तो 3 यूनिट राइट को और 2 यूनिट नीचे, मतलब यहाँ पर। तो वो आपने इधर से बनाना है, जहाँ पे वो पी एंड किया था ना, वहाँ से बनाना है आपने। ये हो गया मेरा माइनस क्यू, ठीक है। इसको मैं सही तरह ज़रा बना देता हूँ। ये रेज ही नहीं हो रहा, चलो खैर, ये मेरा हो गया। अब मेरा जो आंसर होगा ना, वो एक्चुअली ये होगा, क्योंकि ये मेरा माइनस क्यू बनाया, तो ये मेरा पी माइनस क्यू है, ये मेरा आंसर है। बात समझ आ गई? चलें जी आगे। द स्केल ऑफ मैप इज़ 2 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर। द एरिया ऑफ अ वुड ऑन द मैप इज़ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एक्चुअल एरिया ऑफ द वुड इन किलोमीटर स्क्वायर। देखें, स्केल दिया हुआ है उसने मैप और एक्चुअल में, ये 2 सेंटीमीटर्स है, तो ये इक्वल होता है 1 किलोमीटर में। ये लेंथ का है, एरिया का स्केल नहीं है ये। पहले आपने इसको कन्वर्ट करना है एरिया के स्केल में। जब भी आपने लेंथ को एरिया के स्केल में कन्वर्ट करना है, उसका बस स्क्वायर कर देना होता है। ये स्क्वायर कर दो इसको आप, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास उसने हमें जो मैप के ऊपर वुड का एरिया दिया हुआ है वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। मतलब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर मैप के ऊपर लिखूँगा, और ये वाला एक्चुअल वाला मुझे निकालना है। तो बस इसको आपने ऐसे कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6/4, विच मीन्स 2 3 2 2, तो 3/2, विच इज़ 1.5 किलोमीटर स्क्वायर। 1.5 किलोमीटर स्क्वायर आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। चलें जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। इन द वेन डायग्राम शेड द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय P इंटरसेक्शन Q नॉट। अच्छा, अब आप एक काम करें, पहले आप P को देखें, P की जगह पे टिक लगा लें। ये P है और ये एरिया भी P है, ऐसे ही है। अब आप Q नॉट देखें। Q नॉट का मतलब होता है Q कॉम्प्लीमेंट। Q कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जहाँ पर Q वाला एरिया नहीं है, यहाँ Q नहीं है, यहाँ भी Q नहीं है, ऐसे ही है। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है शेड द रीजन इंटरसेक्शन। इसका क्या मतलब होता है, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, ओनली कॉमन। तो ओनली कॉमन वो एरिया होगा जहाँ पर 2 मेरे टिक्स लगे होंगे। तो 2 टिक्स कहाँ पर लगे हुए हैं, किस एरिया में लगे हुए हैं, यहाँ लगे हुए हैं। कॉमन का मतलब यही है ना। तो मैं इस एरिया को शेड कर दूंगा। क्यू शेड नहीं होगा प्लीज़, क्यू वाला जो सर्कल है ना, वो शेड नहीं होगा, ठीक है। तो ये मेरा इधर से ये इरेज कर दें इसको। चलो अच्छा जी आगे चलते हैं। अ क्लब हैज़ 32 members. 14 of the members are female and 18 of the members are male. 5 of the females have black hair, 6 of the males have black hair. And complete the Venn diagram to show this information. Complete the diagram to show this information. तो क्या करेंगे जी, कंप्लीट द वेन डायग्राम मतलब वो वाली इंफॉर्मेशन इसमें डालनी है हमने। अच्छा, वो कह रहा है कि 14 ऑफ द मेंबर्स आर फीमेल एंड 18 ऑफ द मेंबर्स आर मेल। एफ जो है वो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी जो है वो मेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, बी जो है वो विद ब्लैक हेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा 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 अच्छा, ये ज़रा ट्रिकी है, ज़रा ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले 5 ऑफ द
फीमेल्स हैव ब्लैक हेयर। कौन सा एरिया है जहाँ पे फीमेल भी है और ब्लैक हेयर वाला भी ओवरलैप कर रहा है? तो वो ये है, ये सेंटर वाला पार्ट। यहाँ पर आप 5 लिख दोगे। अच्छा, 14 ऑफ द मेंबर्स आर फीमेल एंड 18 ऑफ द मेंबर्स आर मेल। यानी कि एफ के अंदर टोटल ये जो एफ सेट है, इसके अंदर जो टोटल मेंबर्स होने चाहिए वो टोटल 14 होने चाहिए, क्योंकि उसने कहा फीमेल्स जो मेंबर हैं जो वो 14 है। यहाँ हम 5 लिख चुके हैं, इसका मतलब है यहाँ 9 आएगा। और उसने कहा था 18 ऑफ द मेंबर्स आर मेल, 18 ऑफ द मेंबर्स आर मेल एंड 6 ऑफ द मेल्स हैव ब्लैक हेयर। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जो 6 ऑफ द मेल्स हैव ब्लैक हेयर जो है, 5 फीमेल वाले वो हमने बीच में लिख दिए हैं, तो जो बाकी बचेंगे मेल्स होंगे ना वो इधर आएंगे 6, क्योंकि उसने कहा था 6 ऑफ द मेल्स हैव ब्लैक हेयर, तो वो 6 ऑफ द मेल्स ब्लैक हेयर वाले इधर आ गए। अब ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको डोंट कंफ्यूज इट विद मेल्स, ये मेल्स का सेट नहीं है। ठीक है, खाली मेल्स का सेट नहीं है, ये बी जो है ये ब्लैक हेयर वालों का सेट है। इसके अंदर फीमेल्स भी हैं और मेल्स भी हैं, लेकिन फीमेल वाला पार्ट ओवरलैप कर रहा है जहाँ पे 5 लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब उसने कहा था 18 ऑफ द मेंबर्स आर मेल। आप देख रहे हैं कि 6 जो हैं वो ब्लैक हेयर वाले मेल्स हैं, वो तो उधर आगे सेट के अंदर, तो बाकी कितने बचे? 12। तो बाकी 12 यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि वो तो मेल्स हैं लेकिन ब्लैक हेयर नहीं है उनके, तो इसलिए हम, उसने कोई सेट बनाया ही नहीं हुआ ना उसका, मेल्स का तो कोई सेट ही नहीं बनाया हुआ। बस हमें ये पता है कि ब्लैक हेयर वाले कितने हैं और फीमेल्स कितने हैं, बस ये उसने सेट बनाया हुआ। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर फिल इन हो गई है। सही है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये वो सर्कल प्रॉपर्टीज़ वाला है। ठीक है, सर्कल प्रॉपर्टीज़ याद होगा आपको। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने क्या करना है, अच्छा जी, इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर फाइंड एंगल DEG। पहले ना इसको ऑब्जर्व किया करें अच्छे तरीके से, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको ऑब्जर्व किया करें। ऑब्जर्व अगर आप करते हैं तो एक सर्कल है, ABC एक टेंजेंट है, ठीक है, BGDEF जो पॉइंट्स हैं वो सर्कमफ्रेंस के ऊपर लाया करते हैं, सेंटर O है। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज़ आपके जहन में आ जानी चाहिए, पॉपअप होनी चाहिए आहिस्ता आहिस्ता। उसने हमसे पूछा DEG एंगल। DEG एंगल कौन सा है जी? DEG एंगल है ये वाला। मैं ना ज़रा डिफरेंट शेड यूज़ करता हूँ ताकि आपको नज़र आए। DEG ये वाला है। अब अगर आप गौर से देखें, आप ना ये सबसे पहला काम ये किया करें कि फॉलो किया करें ये कहाँ से बन रहा है। ठीक है, ये वाला एंगल कहाँ से बन रहा है, ई जो है ये कहाँ से बन रहा है। अगर आप गौर से देखें, ये इस पॉइंट से बन रहा है और ये एक इस पॉइंट से बन रहा है, यानी डी और जी से बन रहा है। ठीक है ना। अब अगर आपके जहन में प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं तो इसका मतलब आपको पता चल जाना चाहिए कि जब दो सेम पॉइंट से सर्कमफ्रेंस के ऊपर एंगल्स बन रहे हों तो वो इक्वल होते हैं। इन्हीं दो पॉइंट से जी और डी से वो ढूंढें कि कोई और एंगल बन रहा है। तो अगर मैं गौर से आपको दिखाऊं तो ये देखें, इधर सर्कमफ्रेंस पे है ना ये, और ये भी जी से भी आ रहा है और डी से भी आ रहा है। ये कितना एंगल है, ये देखें, ये 75 है। इसका मतलब है DEG कितना होगा, वो भी मेरा 75 होगा। उसने रीज़न नहीं पूछा, बस आप लिख दें 75 डिग्रीज। ठीक है, आगे एंगल DOG, डॉग एंगल DOG एंगल ये बनता है, ठीक है ना, यहाँ पर बन रहा है ये वाला एंगल। ठीक है, अब अगर मैं इसको इरेज कर दूँ, DOG मेरा ये है, तो इसमें भी अगर आप गौर से देखें, ये कहाँ से बन रहा है, ये किन दो पॉइंट से बन रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहली चीज़ जो आपके जहन में आनी चाहिए वो यही आनी चाहिए कि किन दो पॉइंट से बन रहा है, ये और ये है। ठीक है,
जी और डी से ही बन रहा है ये भी, लेकिन ये सर्कमफ्रेंस के ऊपर नहीं बन रहा, ये बन रहा है सेंटर पे। सही है, तो सेंटर पे अगर बन रहा है तो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो सर्कमफ्रेंस वाले एंगल का हाफ होता है, हमेशा याद रखना है। लेकिन जो सर्कमफ्रेंस वाला एंगल होना चाहिए वो उन्हीं दो पॉइंट से होना चाहिए जो सेंटर पे बन रहा है। सेंटर पे जो बन रहा है ये एंगल जो हमने फाइंड करना है डी और जी, ये डी और जी से बन रहा है। डी और जी से देखिए सर्कमफ्रेंस के ऊपर कौन सा एंगल बन रहा है, वो ये है और ये है 75 है। इसका मतलब है मेरा डी ओ जी कितना होगा, उसका डबल हो जाएगा, इसका मतलब ये 150 हो जाएगा। तो ये मेरा यहाँ आ जाएगा 150, डबल, डबल का मतलब है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी, ठीक है, ये मैं ज़रा सारा इरेज कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। डी बी सी एंगल मेरा कौन सा है, डी बी सी जो एंगल है वो है ये वाला, ठीक है जी, डी बी सी ये एंगल है। अब ये तो सर्कल के अंदर तो नहीं ना बन रहा, ये तो बाहर जो टेंजेंट जा रही है उसके साथ बन रहा है, ठीक है। तो आप इसके अंदर पता आपने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, इसके अंदर आपने कॉन्सेप्ट यूज़ करना है स्ट्रेट लाइन वाला, क्योंकि टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है। ये पूरा एंगल कितना है 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है ना, तो ये मेरा पूरा एंगल 180 डिग्री है। उस 180 के अंदर अंदर से ये अब ये मेरा 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा ना एंगल, क्योंकि देखो एक ये वाला पार्ट है इतना, ये मुझे पता है उसने लिखा हुआ 48 है, एक ये वाला पार्ट है जो कि मुझे नहीं पता अभी, और एक ये वाला पार्ट है जो मुझे रिक्वायर्ड है। तो 48 मुझे पता है, लेकिन क्या मैं ये वाला एंगल फाइंड कर सकता हूँ बीच वाला? यस, क्यों? अगर ये फाइंड कर लिया ना मैंने, तो मैं 180 में से 48 को भी माइनस कर दूंगा और वो जो फाइंड किया होगा उसको भी माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास डी बी सी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला फाइंड करने के लिए अगर आप गौर से देखें, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बन रहा है, बी डी एफ जी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, अब साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या होता है? ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसके सारे जो वर्टिसेस हैं वो सर्कमफ्रेंस के ऊपर टच करें। देखें जी बी डी एफ ये सारे सर्कमफ्रेंस के ऊपर है, देख रहे हैं आप गौर से। तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। इसका मतलब अगर इसके सामने वाला ये एंगल 75 है तो ये वाला कितना होगा, 180 में से माइनस कर दो 105, ऐसे ही है जी। तो इसका मतलब DBC अगर मुझे एंगल निकालना है DBC, तो मैं क्या करूँगा 180 माइनस 105 माइनस 48 180 माइनस 105 माइनस 48 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरा ख्याल है 27 दैट्स इट। सही है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। फंक्शंस आ गए, f ऑफ 3, ये जो ब्रैकेट में होता है ना ये x की वैल्यू होती है, तो आपने क्या करना है उस फंक्शन के अंदर आपने बस x की जगह पे 3 लगा देना, बाकी उसको सॉल्व कर लेना है। 18 प्लस 2 ओवर 5 विच इज़ 20 ओवर 5 विच इज़ 4, तो यहाँ आ गया 4। f इनवर्स फाइंड करना है, f इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले 6x प्लस 2 जो लिखा हुआ है f उसको y के इक्वल रखना है, 6x प्लस 2 इज इक्वल टू, और यहाँ से आपने x को सब्जेक्ट बनाना है, 6x इज इक्वल टू 5y माइनस 2, x इज इक्वल टू 5y माइनस 2 ओवर 6। अब f ऑफ x जो होता है हमने y के इक्वल रखा था, तो f इनवर्स ऑफ y जो होगा वो x के इक्वल होगा। इसका मतलब f इनवर्स ऑफ y एक्चुअली इक्वल्स 5y माइनस 2 ओवर 6। ये देखें ना, ये x की वैल्यू है ना, वो मैंने इधर डाल दी, ठीक है। तो हमें तो x की उसमें चाहिए था, तो एक्चुअली x की फॉर्म में हमारा इन्वर्स ये बन जाएगा 5x माइनस 2 ओवर 6, दैट्स इट। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x प्लस 1 होल स्क्वायर। ये सेंटेंस आपके पढ़ते ही आपने बस ये इक्वेशन लिख लेनी है, इनवर्स है तो नीचे आएगा ऐसे, और उसने दिया हुआ गिवन दैट y is 2 x is 3, जब y 2 है तो x 3 है, 3 प्लस 1 2 इज इक्वल टू k।
3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, तो k की वैल्यू आ गई 32। इसका मतलब है ये वाली जो हमारी इक्वेशन है ये रीराइट कर लूँ मैं, ऐसे है ये k कांस्टेंट है ना, तो वो चेंज नहीं होगा, वैसे आ गया। मतलब क्या, फाइंड y व्हेन x इज़ 9। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू 9 है, 9 + 1, तो 32/10 स्क्वायर, 32/100 विच इज़ 0.32। ये मेरा आंसर आ गया, 0.32 इज़ द आंसर। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया ये। अगला 22 क्वेश्चन, फैक्टराइज है। 4 टर्म्स नज़र आ रही हैं आपको, 4 टर्म्स में हमेशा ग्रुपिंग करनी होती है, याद रखना है। ठीक है, तो पहली 2 टर्म्स में से देखें क्या कॉमन है। a कॉमन है, 5x - 3y, माइनस क्या कॉमन है दूसरी 2 टर्म्स में से, 2 कॉमन है और c कॉमन है, तो 5x - 3y। ये इसका ख्याल रखना है कि ये वाला साइन यहाँ पर माइनस होगा, जब भी बाहर यहाँ माइनस आएगा तो ये जो साइन होता है ये ऑपोजिट होके इधर आता है, ऑपोजिट होके, याद रखना है आपने हमेशा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 5x - 3y और a - 2c, तो 5x - 3y, a - 2c। आगे भी देख लिया करेंगे, ये कहीं फर्दर ना हो रहा हो। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट, 15x² - 7x - 4 क्वाड्रेटिक है, x की पावर 2 है और 3 टर्म्स हैं। मिड टर्म ब्रेकिंग, किसके फैक्टर्स बनाएंगे, 15 × 4 करना है, इस नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है इस नंबर से, दैट इज 90, नहीं सॉरी 60। 60 के फैक्टर्स होते हैं, तो 12 × 5, बहुत सारे होते हैं लेकिन 12 5 क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे 7 चाहिए, मिडिल में 7 है। 12x + 5x - 4, 3x कॉमन, 5x - 4 + 1 5x - 4, 5x - 4 and 3x + 1, that's it, 5x - 4 3x + 1, that's it। ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद जी y = रीअरेंज द फॉर्मूला टू मेक x द सब्जेक्ट। x को सब्जेक्ट बनाना है, फ्रैक्शन को सबसे पहले ख़त्म करते हैं। सही है, आपने हमेशा याद रखना है सबसे पहले फ्रैक्शन को ख़त्म करना है। तो फ्रैक्शन कैसे ख़त्म होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2x - 1 = 3x + 2, 2xy - y 3x + 2। जो आपको रिक्वायर्ड टर्म है, x को सब्जेक्ट बनाना है, उनको एक साइड पे इकट्ठा करें, बाकी सबको दूसरी साइड पे ले जाएं। y मैं दूसरी साइड पे ले गया हूँ, 3x मैं लेफ्ट साइड पे ले आया हूँ, x को कॉमन ले लें, तो x = 2 + y / 2y - 3, तो 2 + y / 2y - 3, ये हमारा आंसर आ गया। दैट्स इट। आगे आ गया जी मैट्रिसेस। M एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2/2, n एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2/2, गिवन दैट mn = nm, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। 3 मार्क का सवाल है, ठीक है। mn का मतलब है मल्टीप्लाई करना है m को विद द मैट्रिक्स n, k104। चलें कैसे मल्टीप्लाई करते हैं पहले ये बताएं ज़रा। 1 × k + 0 × 1, फिर 1 × 0 + 0 × 4, फिर 4 × k + 3 × 1, फिर 4 × 0 + 3 × 4। ये मेरा हो गया मल्टीप्लाई। उसके बाद अगर हम k 0 1 4 nm भी तो करना है ना हमने, तो हम इसको 1403 ऐसे लिखेंगे और दूसरी साइड पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, k × 1 + 0 × 4, k × 0 + 0 × 3, 1 × 1 + 4 × 4, 1 × 0 + 4 × 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा k 4k + 3 और यहाँ आ जाएगा 0, 4 × 0 तो ये 12 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू, ठीक है, k × 1 तो यहाँ आ जाएगा k 1 × 1 + 4 × 4 16, तो 17 इधर आ जाएगा, k × 0 0 इधर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 12। ठीक है, अब देखें सारे टर्म्स तो एक सेम हो गई हैं, सारे एलिमेंट्स
ये के इक्वल है, 0 0 के इक्वल है, 12 12 के इक्वल है, लेकिन यहाँ पर जो 17 है इट शुड बी इक्वल टू दिस। इसका मतलब है 4k + 3 इज इक्वल टू 17 होना चाहिए। तो k इज इक्वल टू 17 - 3 ओवर 4 कर देंगे। k इज इक्वल टू 14 ओवर 4, 7 2 7 ओवर 2 आ गया। तो 7 ओवर 2 हमारा आंसर आ जाता। ठीक है जी, नेक्स्ट। अब ये आ गया वेक्टर का क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ACDB इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अच्छा, जब भी मिड पॉइंट आ गया इसका मतलब है ये जो BC है ना, ये वाला, ये जो B से लेके C तक सिर्फ, ये भी 6A + 3B है, ये आप लिख लें फॉरन। एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। ठीक है, AB is 6A + 3B, DC is 5A + 2B। एक्सप्रेस एज सिंपल एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ A एंड B। AC निकालना है, AC अगर निकालना है तो वो उसका 6A + 3B जो है वो डबल नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो A से B तक आधा है। तो 12A + 6B ये आ गया। AD निकालना है अब, AD। अच्छा, AD निकालने के लिए ना पहले तो आपको, अगर AD आपने निकालना है तो मैं A से पहले C जाऊंगा, फिर मैं C से D चला जाऊंगा। ठीक है, इसलिए A से C जाने के लिए वो मैंने निकाल लिया 12A + 6B। और अगर मैंने CD जाना है तो मैं उसका ऑपोजिट कर दूंगा, -5A - 2B। तो ये क्या हो जाएगा, ये मैं इधर लिख रहा हूँ, 12A - 5A + 6B - 2B इज इक्वल टू 12 - 7A + 4B। तो 7A + 4B हमारा आंसर AD आ गया। शो दैट EB इज पैरेलल टू CD। अच्छा, अब देखें AE कितना है, पहले ये निकालें जरा। AE है, उसका आधा होना चाहिए ना, AD का हाफ होना चाहिए, क्योंकि E जो है वो मिड पॉइंट है। तो इसलिए 7A + 4B उसका डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 3.5A, या इसको ऐसे कर लेते हैं 7/2A + 2B। 4/2 2 होता है ना, तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। AE ये है, ठीक है। अब AE आ गया, अब मैं EB निकालता हूँ। EB कितना है, अगर मैंने EB निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं E से A जाऊंगा, फिर मैं A से B चला जाऊंगा। तो E से अगर मैंने A जाना है, AE निकाल लिया, EA जाना है अगर मैंने, तो वो EA + AB होगा वो। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल सही है, सही है। तो EA तो है नहीं हमारे पास, लेकिन AE है, तो उसका रिवर्स कर दूंगा, 7/2A - 2B + AB मेरे पास उसने खुद दिया हुआ है, 6A + 3B है, 6A + 3B। तो ये कितना आता है, -3.5A + 6A - 2B + 3B। मैंने लाइक टर्म्स को कंबाइन किया। 6 - 3.5 कितना होता है, 2.5A + B। ये मेरा EB आ गया। अब ज़रा इसको, EB आया भी है सिर्फ मेरे पास, उसने कहा था शो दैट EB इज़ पैरेलल टू DC। EB ये है, और DC अगर आप गौर से देखें तो कितना है, 5A दिया हुआ है ना उसने, 5A + 2B है, 5A + 2B। अगर आप इसको गौर से देखें, ठीक है, तो मैं ये जो DC है इसको मैं ये लिख सकता हूँ, 2 कॉमन ले लूँ अगर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2.5A + B। ये देखें, ये 2.5A + B, ये यही चीज़ नहीं है। तो इसका मतलब DC जो है वो इट इज़ इक्वल टू 2EB। सिंस ये कुछ टाइम्स है, आप लिख दो सिंस DC इज इक्वल टू 2EB, EB is parallel to DC। That's it। लें जी, यहाँ तक हमारा सारा हो गया है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आई होप कि आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू।